हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक इन्फो। दिस इज संजय चौधरी। थंबनेल से आपने एक रफ आइडिया लगा लिया होगा और जो लोग रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे मुझे, उनको भी इसका आइडिया लग गया होगा कि कौन सी वीडियो आने वाली है। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं, या फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये जो वीडियो है इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो डाली हुई थी मास्टर क्लास फॉर महाराष्ट्र एमसीए सेट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो उन वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए। पार्ट 1 में हमने कवर किया था कंप्यूटर सेक्शन को, पार्ट 2 में भी हमने कवर किया था कंप्यूटर सेक्शन को, और पार्ट 3 में भी कवर करने वाले हैं कंप्यूटर सेक्शन को। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आपके रिव्यू के बेसिस पे होगा कि आप कौन सा सेक्शन कवर करवाना चाहते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो। तो जब सबसे अधिक जिस टॉपिक पे, जिस सेक्शन के ऊपर कमेंट आएगा उस वीडियो को मैं बनाने वाला हूं। ज्यादातर उम्मीद है कि लॉजिकल रीजनिंग ही होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। देखते हैं कितने लोग कमेंट आता है और किस सेक्शन के बारे में अपना राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं पार्ट 3 को। ठीक, तो सबसे पहली चीज है कि भैया सब्सक्राइब कर लो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, क्योंकि जो ये वीडियो मैं बना रहा हूं ना, इसी से रिलेटेड, एमसीए से रिलेटेड, बीटेक से रिलेटेड, बीसीए से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोज इस चैनल पे मिलेंगी। और ऑलरेडी बहुत सारी 400 प्लस वीडियोज अवेलेबल है हमारे चैनल पे। अपकमिंग वीडियो भी हमें आपको इस वीडियो चैनल पे मिलती रहेंगी। तो जैसा कि मेरा एक जो क्लास का फॉर्मेट है वो ये है कि जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूं तो स्टार्ट करने के बाद उस क्लास में कुछ ब्रेन एक्सरसाइज दिए होते हैं, उस एक्सरसाइज को मैं करवाता हूं, तो उसका जो आंसर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में देता हूं। तो जिस तरह से मैंने लास्ट जो क्लास ली थी उस क्लास में भी ब्रेन एक्सरसाइज थी और उसका जो आंसर है मैं इस वीडियो में दे दूं, ये बहुत जरूरी है। तो मास्टर क्लास पार्ट 2 का जो था उसका मैं जो क्लास लिया था उसका आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 ब्रेन एक्सरसाइज नहीं है, 22 भी नहीं है, लेकिन 23 है। 23 में क्वेश्चन पूछा गया था, इंप्रूव हार्ड डिस्क परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिंग एज ए टेम्परेरी हाई स्पीड होल्डिंग एरिया डिवाइस। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पूछा हुआ था लास्ट जो है वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में उसका आंसर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ठीक है, उस वीडियो का आंसर क्या है, उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का सिंपली जो आंसर है वो है आपका सी वाला, दैट इज डिस्क कैचिंग, डिस्क कैचिंग दिस। ओके, दिस इज ये आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। अब हम मूव करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका 38 नंबर था, तो 38 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। दैट इज कि कंसीडर द इक्वेशन दिस एंड दिस। ठीक है, इसमें x एंड y की पॉसिबल वैल्यूज को आपको बताना था। ठीक है, तो क्या होगा इसमें से। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करना आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं ठीक है तो मैं एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूं। जैसे कि यहां लिखा हुआ है 40, बेस में आपका दिया गया है x, इक्वल टू में दिया है 1 3 2, और बेस में यहां पर दिया गया है y। राइट, अब सॉल्व इसको कैसे करते हैं। सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है कि जो x है, जो बेस में x है, ठीक है, उसको पावर में जाते हैं। और कैसे, जैसे कि दिया है सबसे पहले 0, तो 0 लिखेंगे, इंटू मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, तो x के पावर 0, ठीक, प्लस इसके बाद क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाई x के पावर 1। एंड इसके बाद जो है अगर मैं राइट साइड में देखूंगा तो सेम चीजें यहां भी करेंगे, दैट इज 2 इंटू वाई टू द पावर 0 प्लस एंड 3 इंटू वाई टू द पावर 1 एंड प्लस 1 इंटू वाई टू द पावर 2। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 3y। ठीक है, एंड इधर जाएगा प्लस 2, क्यों, y की पावर 0 दैट इज 1। ठीक, अब सेम चीज हम इधर करेंगे, दैट इज यहाँ पर आएगा आपका 4x। अब इसमें आप x और y की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो जो जिस भी वैल्यू पे इक्वल आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो आप 1 बाई 1 इसमें से कोई भी वैल्यू x एंड y की रख के जाइए, जिस पे सेटिस्फाई होता है वो आंसर होगा। लेकिन मैंने कैलकुलेट किया तो किसी पे भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका जो आंसर है वो डी वाला है, नन। राइट, अब मैं आता हूं जो है आज की क्लास पे। ठीक है, आज का पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है ये क्वेश्चन क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट। फ्लोटिंग पॉइंट जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्यों यूज करते हैं, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, ये आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या होगा, रियल नंबर। रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है 2, तो लिखा हुआ एफ विल बी लास्ट मेमोरी लोकेशन इन ए मेमोरी साइज। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अगर आप गेस कर पा रहे हैं या आपको पता है
तो आप हमें बताइए कमेंट करके, राइट। अगर नहीं आ रहा है तो मैं बता रहा हूं, लेकिन एट लीस्ट वीडियो को पॉज करिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी वाला, दैट इज 64K। कैसे होगा, ठीक है, ये चीज मैं अभी बताऊंगा नहीं, उसका रीजन है कि वीडियो बहुत लंबा होगा। अगर किसी के पास डाउट होगा तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं आपके पास सोल्यूशन डायरेक्टली जो है व्हाट्सअप कर दूंगा, राइट, क्योंकि अभी इसमें बताने में काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है ब्रेन एक्सरसाइज। इसका आंसर आपको मिलेगा नहीं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। लिखा गया राइट द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन लिखा गया है, ठीक है, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आपको लिखना है, राइट। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा, तो आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, सारे रूल्स के अकॉर्डिंग। अगर आपने हल्का से कंप्यूटर पढ़ा है तो आपको शायद पता होगा, नहीं पता होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता लग ही जाएगा, लेकिन कोशिश तो जरूर करिएगा, राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि इफ ए सिग्नल पासिंग थ्रू ए गेट इज इनहिबिटेड बाय सेंडिंग ए लो इनटू वन ऑफ द इनपुट एंड द आउटपुट इज हाई, द गेट इज एन। क्वेश्चन समझ गए होंगे कि एक कोई सिग्नल है जिसके जो गेट से होते हुए पास हो रहा, थ्रू ए गेट से होते हुए पास हो रहा है, बाय सेंडिंग ए लो इनटू वन ऑफ द इनपुट, एक कोई लो इनपुट है वहां से भेजा जा रहा है, एंड आउटपुट इज हाई, और उसका आउटपुट जो है हाई है। मतलब क्या है, इस सिग्नल को पास किया जा रहा है किसी गेट के थ्रू, लेकिन जहां से वो सेंड किया जा रहा है वो लो है, इनपुट उसकी लो है, लेकिन जो आउटपुट है वो हाई है। उस गेट का आपको नाम बताना है। तो ऐसा कौन सा गेट होता है, ठीक है, तो ऐसा गेट जो होता है वो है आपका नैंड गेट, NAND, ठीक। तो आंसर है आपका डी, ओके। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द बूलियन एक्सप्रेशन दिस इज अनअफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ द बूलियन वेरिएबल। जो नीचे बूलियन वेरिएबल दिए गए हैं उनमें से किस वेरिएबल से ये जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा गया वो अफेक्टेड नहीं हो रहा, यानी कि अनअफेक्टेड है। तो ये कैसे होगा बता दे रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने सॉल्व करने की कोशिश करता हूं मैं। तो सबसे पहले इसमें से ए को हमें बाहर निकालना है, पहले वाले में से, तो यहाँ बचेगा बी। इसमें से भी ए बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा बी डैश, ठीक है, राइटिंग पेपर चाहिए, बहुत गंदा राइटिंग मेरा। उसके बाद सी, इसमें से बाहर निकाला तो ए डैश, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ प्लस ए, ठीक। और थोड़ा सा पेन टैब से लिख रहा हूँ तो थोड़ा मुझे पेन टैब से लिखने से प्रैक्टिस बहुत कम है, इस वजह से राइटिंग और भी गंदी हो रही है, तो उसके लिए मैनेज करिएगा। तो यहाँ पर b प्लस बी डैश, यहाँ पर a प्लस ए डैश की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, ठीक है। मतलब क्या होगा, जैसे कि हो गया c, और फिर c का कॉम्प्लीमेंट को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। कहीं भी इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, राइट। अब अगर इन दोनों की जो वैल्यू है वो हो गई आपकी 1, राइट, इसकी एंड इसकी, ठीक। तो क्या बच रहा है, यहाँ पर c बचेगा, यहाँ पर a बचेगा, ठीक। तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई, तो हम क्या होगा यहाँ पर 1 इंटू 1 प्लस c इंटू 1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो किसी भी वेरिएबल में 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है वो, तो सेम वेरिएबल आता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सेम यहाँ पर पड़ेगा। तो ये हमारा आया सोल्यूशन a प्लस सी। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो ये वेरिएबल है वो किसी पे इंडिपेंडेंट है, यानी कि a पे तो इंडिपेंडेंट नहीं है, c पे भी नहीं है, क्योंकि a प्लस सी पे ही इसका सोल्यूशन आ रहा है, यानी कि b इसमें नहीं है। तो b जो होगा वो इंडिपेंडेंट है इससे, तो इसका आंसर हमारा जाएगा डी वाला, बी जो है इंडिपेंडेंट होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, लेकिन बी वेरिएबल जो होगा वो अनअफेक्टेड करेगा इस एक्सप्रेशन को, राइट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोला था मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू रिप्रेजेंटेड इन साइंड 16 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशंस आर। टूज कॉम्प्लीमेंट 16 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशंस क्या होगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, सिंपल सी है, इसको आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर आपका डी वाला होगा, -32,768 से प्लस में 32,767 तक ये जाता है, ये इसका रेंज होता है, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है इफ ए प्रोसेसर क्लॉक इज रेटेड 2500 बिलियन, यानी कि 2500 मिलियन साइकिल पर सेकंड, देन क्लॉक पीरियड इज। तो क्लॉक पीरियड कैलकुलेट करना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपली एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है मैं आपको बता देता हूं। फार्मूला क्या है कि अगर आपको क्लॉक पीरियड यानी कि सीपी को कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा गंदा हो गया लिखने में, ठीक है। तो सीपी को कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली एक फार्मूला होता है 1 फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, इतना दिया 2500 मिलियन साइकिल पर सेकंड, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो इसका जो आंसर है वो भी सेकंड में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ भी सेकंड में है, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो आपको सिंपली आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर होगा 1/f की वैल्यू है कितनी है 2500 मिलियन, यानी कि 2500, ठीक है, इंटू 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं 6, तो 10 के पावर जो है आपका 6 हो जाएगा, 10 to the power 6, राइट। इसको थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई करूं तो 1/25 मल्टीप्लाई बाई
10 टू द पावर 8। 8 कैसे होगा, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर जो है 2 ये ऐड हो जाएगा आपका, तो 6 प्लस 2 इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर और नीचे इसके मल्टीप्लाई करता हूँ, कितने से, 100 से, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, और नीचे भी मल्टीप्लाई बाई 100। तो किसी भी फ्रैक्शन में सेम नंबर से नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने से उसमें कोई भी अफेक्ट नहीं होता है। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो कैलकुलेशन में क्या आएगा आपका, इक्वल टू 100, ठीक है, अपॉन 25, और यहाँ पर 10 टू पावर 8 है और प्लस 2 ऐड होगा तो कितना होगा, 10 टू द पावर 10, राइट। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं इस साइड, ठीक है, तो थोड़ा सा ये बाउंड्री लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 टू पावर 10 और इंटू 25। तो यहाँ जो ऊपर 100 है, जो कैलकुलेट करेंगे तो 25 4 जा 100, ठीक है, तो आएगा 4 अपॉन 10 टू द पावर 10, ठीक। ये हमारा डिनोमिनेटर में है। इसको अगर आप ऊपर ले जाना चाहें तो इसका जो पावर है वो निगेटिव में हो जाएगा। तो क्या होगा आपका आंसर आपका आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर -10, 4 इंटू 10 टू द पावर -10 साइकिल पर सेकंड, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसके हिसाब से जो आंसर आपका मैच कर रहा है दैट इज सेकंड नंबर का बी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ये बी में दिया गया, आप कन्वर्ट कर लीजिएगा गूगल करके आराम से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या जा रहा है, ये फ्लॉपी डिस्क कीजिए, फ्लॉपी डिस्क क्या है, ठीक है। तो क्या ये एक इनपुट डिवाइस है, नहीं। क्या ये आउटपुट डिवाइस है, नहीं। क्या दोनों है, यस कह सकते हैं, बट इसमें भी कंफ्यूजन है, ठीक है, एक्चुअली में ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर डी, क्या ये कुछ भी नहीं इसमें से ऊपर जो दिए गए हैं, यस यही सही है, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस होता है। इसको एज ए आप इनपुट भी यूज कर सकते हैं और एज ए आउटपुट भी यूज करते हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में ये क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है, ना कि ये इनपुट आउटपुट। एज ए इनपुट डिवाइस मतलब इससे हम डेटा को रीड भी करते थे और राइट भी कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली में स्टोरेज डिवाइस है। तो क्वेश्चन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, मोस्ट करेक्ट आंसर है। 9th नंबर जो है आपको ब्रेन एक्सरसाइज, सिंपल सा क्वेश्चन है, सेलेक्ट करेक्ट मेमोरी हायरार्की। मेमोरी का हायरार्की क्या है, सही क्या है वो आप चूज करिए, इसका आंसर देना है। आई थिंक सभी लोग जानते होंगे, तो आप लोग अपना कमेंट करिएगा कौन सा सही है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। फाइंड द ऑड मैन आउट, इसमें से कौन सा ऑड है, मतलब कौन सा अलग है, ठीक है। 3 सिमिलर होंगे, एक इसमें से अलग है, ठीक है। कैसे, देखिए पहला क्या आपका लिनक्स है। लिनक्स में क्या है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम ही है। तो ये तीनों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। लेकिन जावा क्या, जावा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आंसर नंबर डी आपका सही आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कन्वर्ट 3 DC हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है कि जब भी किसी चीज का कन्वर्जन करना है, जैसे कि यहीं पर आपको करना है, ये 3 लिखा गया है एंड DC से ये हेक्सा से आपको क्या करना है, हेक्सा से आपको करना है इनको जो है ऑक्टल में, ठीक है। तो ये ऑक्टल में आपको कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन मार्क रहेगा और यहाँ पर बेस आपका 8 होगा। तो बेस 8 करने से पहले सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप सबसे पहले इनको बाइनरी में कन्वर्ट करें, फिर आप इसको सॉल्व करें। तो मैंने एक आपको तरीका बताया था इसको सॉल्व करने का, लास्ट पेपर में आप जाएंगे जो मैं सोल्यूशन ही बताया था क्वेश्चंस का, ठीक है। उसके हिसाब से ये आपका एक चार्ट है, इस चार्ट का स्नैपशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, ठीक। इसमें लिखा गया कौन सा बाइनरी कौन सा क्या है। तो मैं एक बार मैचिंग करवा के मैं इसको करवाता हूं आपको, ठीक है। जिसे अगर ये आप याद कर लेंगे, ऐसा नहीं इसको आप समझ भी सकते हैं, लेकिन याद कर लेंगे तो आपको बहुत फास्टली हो जाएगा, टाइम आपके पास कम है इस वजह से। तो सबसे पहले क्या है, 3DC, तो हम राइट साइड से करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो सी है, सी यहाँ पर लिखा, सी को हेक्सा में क्या लिखते हैं, सॉरी बाइनरी क्या लिखते हैं, 1100, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, 0011। फिर डी लिखते हैं, क्या लिखते हैं डी को, तो डी आपका ये रहा, तो 1101। फिर लिखते हैं 1101। अब हमारा है 3 को आपको डेसिमल में क्या लिखेंगे, आप देख लीजिए 3 को डेसिमल में क्या लिखते हैं, 3 को लिखते हैं 1 and 1, ठीक। तो यहाँ आइए आप लिखिए 3 को डेसिमल में, तो लिखते हैं 1 and 1, लेकिन ये 4 के कॉम्बिनेशन बन रहा है 4, तो यहाँ भी 4 का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, राइट। ये 4 का कॉम्बिनेशन बन गया। अब ये हो गया आपका बाइनरी। अब इसमें आप 3 का पेयरिंग करिए, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा आपका ऑक्टल, 3 3 3 3। तो अगर आप इसको देखेंगे 100, इसको आप 4 बोलते हैं। फिर इसके बाद ये हो गया 1011, ठीक है। इसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप देख लीजिए 1011, 101011, इसको क्या बोलते हैं, बी मतलब 11। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आई थिंक सॉरी गलत हो गया, तो ये है 011, यहाँ कॉम्बिनेशन आप देखेंगे 011, तो इसको बोलते हैं आप क्या, 011 क्या बोलते हैं, 011, ये रहा 3, क्या बोलेंगे 3। तो यहाँ पर हमें लिखना है 3, ठीक 3, ठीक। अगर आप मैच करें लास्ट डे 4 and 3, कौन सा ऑप्शन मिल कर रहा है, 4 and 3, एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, बिल्कुल सही है।
इसके आगे आप सॉल्व ही ना करिए, चाहे तो आप कर लीजिए, ठीक है, इतने आपका आंसर मिल गया। अब ये है 111, इसको बोलते हैं 7 एंड मिला है 001 दैट इज 1, 1734 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है ना, इस वाला जो ये वाला आपका चार्ट है, इसका इस चार्ट को आप स्नैपशॉट लेकर रख लीजिए, बार बार डिक्लेयर करिए, उसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंटरनेट और WWE। डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये भी पूछ सकता है, लास्ट वाले क्वेश्चन पेपर जब मैं करवाया था, एक क्वेश्चन था लास्ट में, डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, ये इन्वेंटेड बाय, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, तो वो आप याद करके रखिए, समझ आया। इसमें कौन सा इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है? HTTP ये तो रिलेटेड है, HTML ये भी है, ठीक है, और FCFS ये भी है, D TCP/IP ये भी है, नो। तो इसका आंसर क्या है 12 का आपका? सी वाला FCFS, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये आपका इंटरनेट से रिलेटेड है, क्योंकि बिना इसके आपका इंटरनेट IP एड्रेस तभी जनरेट होता है इंटरनेट के लिए ही। HTML क्या है? HTML आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट एक मार्कअप लैंग्वेज होगा, ये आपका प्रोटोकॉल होगा। तो ये HTTP या एक HTTPS होता है, सिक्योर सॉकेट होता है, अनसिक्योर होता है, उसके लिए यूज करते हैं। FCFS ये जो है ये अलग है, इसको हम इंटरनेट के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, उससे रिलेटेड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? उसका रीजन है कि FCFS जो होता है ये रिलेटेड नहीं है, क्योंकि FCFS जो होता है ये हमारा आई थिंक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। जब हम CPU को एलोकेशंस करते हैं, तो जो सबसे पहले आपका काम आएगा या जो पहले का टास्क उसको कंप्लीट करेगा, जो पहले आ जाएगा, उसके पास जो लास्ट में उसको लास्ट सर्व होगा। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये एक एल्गो है, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, राइट। तो ये अलग पूरी तरह से, ये तीनों एक है, तो इसमें से जो ऑड है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, P इज फॉल्स। अगर P फॉल्स है देन P टेंड टू Q इज क्या होगा? अगर P फॉल्स है और P Q की तरफ टेंड करता है तो हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है। क्या वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा या जीरो होगा, या हम कुछ भी नहीं कह सकते। एग्जैक्ट आंसर क्या होगा ये आपको जानना है। यहां पर आपको साफ साफ लिखा गया कि अगर P फॉल्स है, P जब फॉल्स होगा तो Q के बारे में हम ऐसे कुछ भी जो है डिफाइन नहीं कर सकते, कुछ भी कह नहीं सकते जब तक कि P एंड Q दोनों क्लियर ना हो। तो पूरे का जो ये वैल्यू कह सकते हैं या पूरे को एस्टिमेशन जो है उसका हम लगा नहीं सकते ऐसे ही, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा कैन नॉट से, बिना Q के हम दोनों के वैल्यू को हम बता नहीं सकते। तो आंसर नंबर आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर है। आते हैं 14 पे। 14 का जीरो हैज टू रिप्रेजेंटेशन, जीरो के पास दो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इन साइन मैग्नीट्यूड, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, नन। कौन से के पास जीरो के पास दो रिप्रेजेंटेशंस हैं? साइन मैग्नीट्यूड में क्या साइन में हम जीरो को प्लस जीरो माइनस जीरो कर सकते हैं? नहीं। वंस कॉम्प्लीमेंट में नहीं। टूज कॉम्प्लीमेंट में नहीं। तो क्या कर सकते हैं? इनमें से किसी में भी नहीं, ठीक है ना। तो भैया हम उसको जीरो को माइनस प्लस कर सकते हैं, जीरो तो जीरो ही है। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर पाएंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं, तो उसमें हम जीरो को दो रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी, ठीक, नन। इसके बाद 15 पे आते हैं, डेसिमल नंबर दिस इज बाइनरी रिप्रेजेंटेड एज। इसको अगर हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, राइट। तो सिंपली यार 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी 2 से आप डिवाइड करते जाइएगा, जो मिलेगा वो मिल जाएगा। इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं मेरी समझ से, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो आप बताइएगा, मैं सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। वैसे किसी को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसका आंसर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो ए वाला है, दैट इज 100011.11 बेस टू है कि ये बाइनरी में, ये आंसर होगा ए वाला। बाकी अगर सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर आएगा तो बताइएगा नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि 16 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेशन सिस्टम। कौन सा कम्युनिकेशन सिस्टम सही नहीं है, ठीक है, या नहीं है। पहला क्या है? इट कम्युनिकेट्स, यानी कि क्या प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइस जो होते हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं, क्या ये सही है? तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। तो उसके बाद दूसरा है इट कम्युनिकेट्स बिटवीन मेमोरी एंड आउटपुट डिवाइस। क्या मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस डायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे? नहीं, बिना प्रोसेसर के वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका गलत आंसर हो गया, ठीक है। सी क्या है? कम्युनिकेट बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी। मेमोरी एंड प्रोसेसर के बीच में कम्युनिकेशन होती है, यस। प्रोसेसर जो होता है, जो मेमोरी में स्टोर होता है, उसके हिसाब से प्रोसेसिंग करता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, ठीक है। और नन, तो नन तो इसमें हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट आंसर है कि इन दोनों के बीच में ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। बुलियन एक्सप्रेशन दिस कैन बी सिंप्लीफाइड टू। ये बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो मैं बता रहा हूं आपको कैसे करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है जो है ब्रेन एक्सरसाइज का। तो मैंने ये शायद लिख नहीं रखा था, तो इसको मैं ब्रेन एक्सरसाइज में डाल देता हूँ, ब्रेन एक्सरसाइज में, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर बताइएगा, अगर नहीं होगा सॉल्व तो मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवा दूंगा, राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोलेटाइल मेमोरी। कौन सा एक वोलेटाइल मेमोरी है वो आपको बतानी है। तो इसका आंसर क्या होगा? वोलेटाइल मेमोरी तो आप लोग जानते होंगे ना, सिंपल है ना, क्या होता है बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा, पहले आप कमेंट करिए कि वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है एंड वोलेटाइल मेमोरी कौन कौन सी होती है, राइट। तो उसके बाद आप
आगे बढ़िएगा। पहले आप पॉज करिए यहीं पर वीडियो को, राइट। तो 18 नंबर का जो आंसर है वो है आपका रैम। क्यों? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो आंसर नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, राइट। ठीक है, अब हम आते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 19 पे। हाउ मेनी बिट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर ए स्काई वैल्यू। एक स्काई वैल्यू को स्टोर करने के लिए कितने नंबर ऑफ बिट्स की जरूरत पड़ती है? तो ये बहुत आसान है, 7 बिट की जरूरत पड़ती है किसी भी स्काई नंबर को स्टोर करने के लिए, याद कर लीजिएगा। 20 नंबर एक ब्रेन एक्सरसाइज है। डेट ऑफ बर्थ इज अनडायरेक्शनल, सॉरी यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, बोथ, नन। क्या है आप बताइएगा, ठीक है। 21 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मेमोरी बस। कौन सा मेमोरी बस के लिए ट्रू है? तो ये तो मैंने आपका करवा दिया है, ठीक है। तो क्योंकि प्रोसेसर एंड मेमोरी आपस में नहीं करते हैं, करवा दिया, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन आपके कवर हुए आज, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी होगी वो होगा, उम्मीद है कि जो टॉपिक पे आप कमेंट करेंगे, जो सेक्शन पे यानी कि मैथमेटिक्स, एलआर, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश में से तीनों से किस पे कमेंट करेंगे, सबसे अधिक जिस पे कमेंट आएंगे वही जो है आपका पार्ट कवर किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और ये हमारा जो एक मास्टर क्लासेस की जो क्लासेस चल रही हैं, सीरीज चल रही, कैसी लग रही है आपको कमेंट करिएगा। इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियोज, दिस टाइप ऑफ वीडियो, प्लीज कमेंट दैट आई एम लर्निंग समथिंग, आई एम एंजॉइंग दिस वीडियो। प्लीज कमेंट दैट लिस्ट, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। एंड हाँ, लोगों तक शेयर करिए अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है आपको कि ये इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शेयर दिस वीडियो, राइट। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप लोगों से मैं लेना चाहूंगा विदा, एंड वी विल मीट वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।